हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 24 नवंबर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। पहला जो न्यूज़ है वो है हमारा किश्तवाड़ सैफरन से रिलेटेड। इसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स के कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होते हैं, और वो क्योंकि रीज़न होता है कि वो जिस रीजन में ग्रो किए जा रहे हैं या फिर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, या फिर वहाँ पे कुछ ऐसी खास बात है जिसकी वजह से वहाँ को वो जो प्रोडक्ट होता है वो भी यूनिक हो जाता है। और ऐसे प्रोडक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। वही दिया गया है किश्तवाड़ सैफरन को। किश्तवाड़ एक जगह है जम्मू कश्मीर में। ये बात है। फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, Kishtwar saffron is from Jammu and Kashmir and it receives GI tag. It is cultivated and harvested in the Kishtwar region of the Union Territory of Jammu and Kashmir. Alright, and it has a distinctive identity and exceptional quality of saffron grown in this region. It is cultivated in elevated terrains and सम पार्ट्स ऑफ कश्मीर। एलिवेटेड टेरेन्स में कल्टिवेट किया जाता है और कश्मीर के भी कुछ पार्ट्स में कल्टिवेट किया जाता है। लोकली इसे कुमकुम नाम से भी जानते हैं और एक तरीके की कैश क्रॉप है और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है, और देखा जाए तो इसकी काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू भी है। जी हाँ, और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से इनसे जीआई टैग दिया गया है। और जो हमारी जीआई रजिस्ट्री होती है वो इस टैग को देती है। GI registry gives this tag which comes under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, जो कि किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। जोग्राफिकल इंडिकेशन मिलने से बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स को रिकॉग्निशन मिल जाता है, जिससे जो भी लोग इसके कल्टिवेशन में या उसके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको उसका अच्छा दाम मिल सकता है और एक्सपोर्ट वगैरह में भी उसका काम काफ़ी आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस होती है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की। अब आते हैं डीलिमिटेशन कमीशन पे। डीलिमिटेशन कमीशन बेसिकली एक कमीशन होती है जो कि गवर्नमेंट सेटअप करती है। और क्यों सेटअप करती है, तो इलेक्शंस के लिए जो स्टेट्स वगैरह को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है उसका काम डीलिमिटेशन कमीशन करती है। इसके नाम में लिखा है डीलिमिटेशन, यानी कि टू डिमार्केट द बाउंड्रीज। ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने गवर्नमेंट को बोला है कि आप एक फ्रेश डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप कीजिए। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट टू सेटअप फ्रेश डिलिमिटेशन कमीशन, और किस लिए, टू गारंटी इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज क्लासिफाइड एज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। बेसिकली वेस्ट बंगाल और सिक्किम में कुछ कम्युनिटीज़ हैं, उनको बोला जा रहा है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो उस वजह से ही बोला जा रहा है कि फ्रेश डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया जाए। जैसे कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं लिम्बू एंड तमांग नाम से। इस वजह से ये बोला गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि इंक्रीज इन देयर पॉपुलेशन इज़ नॉट मैच्ड बाय एन इंक्रीज इन देयर रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट असेंबलीज। वहाँ की स्टेट असेंबलीज़ की बात करें तो उनमें उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। हालांकि टाइम के साथ उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, लेकिन उसके प्रपोर्शन में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ा है। इसलिए बोला गया है कि डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप की जाए ताकि प्रॉपरली उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके। The court emphasized the need for the center to exercise its power under the Delimitation Act 2002 to readjust allocation of seats in state assemblies. Delimitation Commission, जैसे कि मैंने बताया दिया, it is a high-powered committee entrusted with the task of drawing and redrawing of boundaries of different constituencies for state assembly and लोक सभा इलेक्शन। चाहे स्टेट असेंबली हो
या चाहे लोकसभा के इलेक्शंस हो, उनके लिए जो डिलिमिटेशन करना होता है उनका काम ये वाली कमीशन करती है। अपॉइंट कौन करता है इस कमीशन को? तो वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और ये जो भी अपना ऑर्डर देती है इट हैज़ द फोर्स ऑफ लॉ, और उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। उसके बाद इस डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? तो उसमें एक रिटायर्ड या फिर वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज बैठते हैं एज चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन। उसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर बैठते हैं, और जो कंसर्न स्टेट होता है उसके इलेक्शन कमिश्नर्स बैठते हैं। ठीक है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 82 है और एक आर्टिकल 170 है, जो कि बार करते हैं पार्लियामेंट को to readjust the allocation of seats in the Lok Sabha and the legislative assemblies of states respectively after every census। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखनी है हमें डिलिमिटेशन कमीशन के लिए। आगे बढ़ते हैं जस्टिस फातिमा बेरी। अब ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट विमेन जज थी एंड शी हैज़ पास्ड अवे। सो इन वजह से ये न्यूज़ में रही अभी। India's first women Supreme Court judge passed away at the age of 96 in Kerala's Kollam. Her appointment was a milestone in India's legal history. Of course, जब पहली women judge है तो it was a milestone in India's legal history, and she became an icon of women's empowerment, encouraging women to pursue careers in the legal field. अब हम सभी जानते हैं कि हमारे जो जजेस होते हैं उसमें वुमेन की संख्या काफ़ी कम है। सो ऐसे एग्जाम्पल्स एज एन आइकॉन काम करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनको इनक्रेज करते हैं कि लीगल फील्ड में अपना करियर बनाया जाए। ठीक है। अब इन द 71 years ऑफ हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देयर हैव बीन ओनली फ्यू वुमेन जजेस। अभी तक की हिस्ट्री देखें अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट की तो काफ़ी कम जजेस रही हैं विमेन। ठीक है। एंड बात करें अगर चीफ जस्टिस की तो फीमेल तो कभी रही ही नहीं, कोई भी फीमेल नहीं। ठीक है। देयर हैज़ नेवर बीन अ फीमेल चीफ जस्टिस। अ मेजर बैरियर टू वुमेन्स रिक्रूटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जजेस आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब क्यों नहीं बन पाती जजेस? देखो, पहला जो बैरियर आता है वो तो आता है रिक्रूटमेंट का, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एक है कि 7 years ऑफ कंटिन्यूस लीगल प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड दे शुड बी इन द एज ब्रैकेट ऑफ 35 to 45। अब इस टाइम तक क्या होता है ना, मैक्सिमम वुमेन की शादी वादी हो चुकी होती है उनके, एंड दे ऑल्सो हैव किड्स। तो उस वजह से कंटिन्यूस लीगल प्रैक्टिस करना उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और उनके करियर गैप्स आ ही जाते हैं। तो इस वजह से विमेन कम देखने को मिलती हैं। सो मैनी विमेन आर मैरिड बाय दिस एज एंड हैव टू टेक करियर गैप्स ड्यू टू चाइल्ड बर्थ। ऑलराइट, सो ये सारे कुछ रीजंस हैं। उसके अलावा काफ़ी लॉन्ग और इनफ्लेक्सिबल वर्क होता है, तो कहीं ना कहीं फोर्स करता है विमेन को टू ड्रॉप आउट। ठीक है। अब विमेन कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़ी केयर टेकर होती है अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, जिस वजह से इतने लंबे वर्किंग आवर्स देना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता एंड दे एंड अप ड्रॉपिंग आउट। एंड विमेन का रिप्रेजेंटेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। उससे क्या होगा, हमारी जुडिशरी और ज़्यादा बैलेंस होगी और ज़्यादा एम्पैथेटिक अप्रोच आएगी उसके जस्टिस डिलीवरी में। सो इम्प्रूविंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन कुड गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स more balanced and empathetic approach in judiciary, and gender perspective enhances the fairness of the adjudication। Okay, तो ये बात थी इसमें। नेक्स्ट आती है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड न्यूज़। अब हम कुछ टाइम से पढ़ ही रहे थे कि कैसे डीप फेक वीडियोज़ जो बनाए जाते हैं AI टूल्स का यूज़ करके, वो कितना एक कंसर्न की बात है, क्योंकि किसी की भी रेपुटेशन ख़राब की जा सकती है गलत या फेक वीडियोज़ बना के। तो ऑफकोर्स उसकी रेगुलेशन की ज़रूरत है, तो उसकी रेगुलेशन की बात चल रही थी, तो किसी ने कहा कि हमें एक सेबी लाइक रेगुलेटरी मॉडल चाहिए
ठीक है, फॉर AI, क्योंकि मॉडल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशन इज अनलाइकली टू वर्क इन द AI। तो हमें एक ऐसे रेगुलेटर की ज़रूरत है जो कि इस टेक्नोलॉजी को समझे और उसको पूरा अटेंशन दे कि वो किस तरह से इवॉल्व हो रही है, ताकि उसको प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके। As deepfake videos and content sparked concern over the misuse of AI to create realistic but fake videos। अब इसका पोटेंशियल है कि ये फेक वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, इसलिए इट रेजेस एथिकल कंसर्न्स सच एज potential for bias in algorithms, invasion of privacy, and ethical implications of autonomous decision making systems। सो इन सारे कारणों की वजह से इसका रेगुलेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ होता है हमारा ये सेशन ख़त्म। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।